प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे संक्षेपण। संक्षेपण एक समग्र भाव से पूर्ण अवतरण का पुनः सर्जन है। उसमें मूल्य अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रवाह होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरण का 1/3 होता है। यह एक प्रकार से मूल रचना का पुनः सर्जन है। संक्षिप्तीकरण की रचना द्वारा मुख्य तथ्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से मूल सामग्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी विस्तृत लिखित सामग्री से अप्रासंगिक, असंबद्ध एवं अनावश्यक बातों को निकालकर उसके मूल्य तथ्यों को प्रवाहपूर्ण, सुसंबद्ध तथा संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को संक्षेपण अथवा संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षेपण गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति का परिचायक है। मूल तथ्यों का संक्षेप में स्पष्ट उल्लेख होने के कारण संक्षेपण का एक स्वतः पूर्ण रचना होती है। कम शब्दों में अधिक भाव या विचार व्यक्त करना एक उत्कृष्ट कला है। यह हमारी सुसंगत कला, चेतना और बौद्धिकता की कसौटी भी है। इस प्रकार हमने देखा कि संक्षेपण किसी विस्तारित गद्यांश को सारगर्भित करके शॉर्ट रूप में अर्थात छोटे रूप में लिखने की कला होती है, जिसे संक्षिप्तण कहते हैं। अर्थात किसी बड़े लेख को उसके 1/3 भाग में मूल बातों को लेकर जो लिखा जाता है उसे संक्षेपण कहा जाता है। संक्षेपण सारांश और भावार्थ। सारांश मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षेप में लिखा जाता है। उसमें क्रमबद्धता अनपेक्षित है। उसका आकार मूल के 1 हिस्से के 10वें के लगभग ही होता है, अर्थात उसका 10वां हिस्सा होता है। भावार्थ में भी भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके लिए 1/3 अथवा उससे कम ज़्यादा होने का कोई प्रतिबंध नहीं है। संक्षेपण में मूल अवतरण के मुख्य भावों को ही स्थान दिया जाता है, जबकि भावार्थ में मूल भावों के साथ साथ गौण भावों को भी स्थान मिल जाता है। इस प्रकार हमने देखा संक्षेपण सारांश और भावार्थ के समान संक्षिप्त रचना होने पर भी अपना स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व रखता है। संक्षेपण के संबंध में आवश्यक बातें, अर्थात हम इन्हें नियम के रूप में भी समझ सकते हैं, जिनके आधार पर संक्षेपण किया जाता है या लिखा जाता है। संक्षेपण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। पहला, मूल अवतरण को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव का पता लगाना चाहिए। अर्थात जो भी मूल अवतरण है उसे हमें 2 से 3 बार या 4 बार पढ़ना चाहिए, अर्थात अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और उसे समझना चाहिए। दूसरा है, मूल अवतरण के सभी आवश्यक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर देना चाहिए, अर्थात उनके नीचे हमें लाइन खींच देना चाहिए। तीसरा, अपनी तरह से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना अथवा अपना मत प्रकट करना सर्वथा वर्जित है, अर्थात हमारी तरफ से कोई बात नहीं लिखी जानी चाहिए। जो मूल अवतरण है उसी की मूलभूत बातों को लिखा जाना चाहिए। चौथा, रेखांकित शब्दों के आधार पर एक बार संक्षेपण की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करना चाहिए, फिर उसके आवश्यक संशोधन करके संक्षेपण को मूल के 1/3 के बराबर करना चाहिए। पांचवा, संक्षेपण में विषय प्रवाह और क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात उसमें प्रवाह होना चाहिए और उसके क्रम को सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। छठा, संक्षेपण की भाषा सरल होना चाहिए, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। जहाँ तक हो सके मूल शब्दों के बदले दूसरे शब्दों को रखने का प्रयास करना चाहिए। मूल अवतरण के उन शब्दों को अवश्य लेना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हो। फिर सातवां, मूल अवतरण में आने वाले प्रत्यक्ष कथन को संक्षेपण में परोक्ष कथन बनाकर ही लिखना चाहिए। संक्षेपणकर्ता सारग्राही हो और पुनरुक्ति से बचे, अर्थात किसी भी चीज़ का दोहराव नहीं होना चाहिए। यदि किसी मूल अवतरण के शब्दों की संख्या दी गई हो तो संक्षेपणकर्ता को अपने संक्षेपण की शब्द संख्या लिख देनी चाहिए। केंद्रीय भाव के आधार पर उपयुक्त शीर्षक दिया जाए, अर्थात उसके केंद्रीय भाव को समझना चाहिए, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, तब हम उसका उपयुक्त शीर्षक दे पाएंगे और उसका शीर्षक हमें देना भी चाहिए। इसमें शीर्षक संक्षिप्त, तथ्यपूर्ण और आकर्षक एवं समग्र भावों को अपने में समेट लेने वाला होना चाहिए, अर्थात
हमें इन सभी नियमों का ध्यान में रखते हुए ऐसा संक्षेपण लिखना चाहिए जो पढ़ने में प्रभावमयी हो, रोचक हो, जिससे कि पढ़ने में आसानी हो व सरलता हो। अब हम संक्षेपण को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है, प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता था, जिसमें हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्र हो जाते थे। इन महोत्सवों में पट्टन के 700 हज्जाम एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। दूर दूर के राजा महाराजा अपना अपना लाव लश्कर लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभात पट्टन आकर महालय की छाया में पहुँचते तो अपने जीवन को धन्य मानते थे। भरतखंड भर में यह विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के दर्शन किए बिना मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमान अपनी अपनी मान्यता पूरी करने को सैकड़ों मील पाँव पाँव अर्थात पैदल चलकर आते थे। इन सब कारणों से उन दिनों पट्टन नगर भारत भर में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। मालव, हिमालय, अरशूद, अंग, बंग, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान और अफगानिस्तान तक के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर अर्थात बहुमूल्य माल लेकर इन मेलों के अवसरों पर आकर अच्छी कमाई कर ले जाते थे। पट्टन के बाजार उन देश देश की हल्की भारी कीमत की सामग्रियों से पटे रहते थे। यह मूल अवतरण हमने पढ़ा, जिसमें लगभग 200 शब्द है। अब हम इस मूल अवतरण का संक्षेपण लिखेंगे। सर्वप्रथम हमने अभी देखा था कि हमें सबसे पहले उपयुक्त शीर्षक लिखना चाहिए। चूँकि हम इसे 2-3 बार अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात हमें समझ में आएगा कि इसका उपयुक्त शीर्षक महालय का मेला हो सकता है। तो हम महालय का मेला इसका शीर्षक देंगे और इसका संक्षेपण हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रभात पट्टन स्थित सोमनाथ के दर्शनार्थी प्रतिवर्ष श्रावणी, शिवरात्रि और ग्रहणों के पर्वों पर मेले लगते थे, जिनमें देश विदेशों के राजा, रंक और व्यापारी पैदल चलकर एकत्र होते थे। प्रत्येक मेले की जनसंख्या 5 से 7 लाख तक हो जाती थी। लोगों में भगवान सोमनाथ के लिए अपार श्रद्धा थी। देश देशांतर की बहुमूल्य वस्तुओं की बिक्री होने के कारण पट्टन नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस प्रकार हमने देखा कि मूल अवतरण का 1/3 भाग हमने संक्षेपण में लिखा। हमने अनुपयोगी चीज़ों या जिनका महत्व कम था उन चीज़ों को हटा दिया और संक्षेपण लिखा। हमने किसी भी चीज़ का दोहराव नहीं किया और मूल बातों को हमने संक्षेपण में शामिल किया है। इस प्रकार संक्षेपण गागर में सागर भरने अर्थात कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की प्रवृत्ति का परिचायक है। इस प्रकार हमने देखा कि कम शब्दों में अधिक भाव या विचार व्यक्त करना संक्षेपण कहलाता है।